Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed background of this chapter, Nazism and the rise of Hitler. Today, we are going to discuss about birth of the Weimar Republic. So, students, जैसे कि हमने previous chapter में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है अर्ली 20th सेंचुरी में सेंट्रल पावर और अलाइज पावर के बीच में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 को और 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। इसमें सेंट्रल पावर्स में जो एम्पायर थे वो थे जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑटोमन टर्की एम्पायर एंड जो अलाइज पावर थी उसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वार की रूट्स थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही थी। जो हिटलर का राइज हुआ, नासिज्म का राइज हुआ, ये सब इन सब की रूट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही थी। कहीं ना कहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका जो मेन रीज़न था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को जो चीज़ें झेलनी पड़ी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से फेडअप होके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट करी जर्मनी ने। तो बच्चों, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो अलाइज पावर ने जर्मनी यानी कि जो सेंट्रल पावर्स थी उनसे एक हार्श ट्रीटी साइन करवाई। हार्श ट्रीटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे जो वो बहुत ज़्यादा हार्श थे। एक्चुअल में इस ट्रीटी को वर्साइल ट्रीटी है, वो इसलिए कहा गया उसे हार्श ट्रीटी क्योंकि इसके जो रूल्स थे वो काफ़ी हार्श और ह्यूमिलेटिंग थे, इसीलिए इसे हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी भी कहा गया। इसे एक्चुअल में ये वर्साइल में साइन की थी जो कि फ्रांस में एक जगह है और इसीलिए इसे वर्साइल ट्रीटी कहा गया। तो बच्चों, हुआ ये था कि जब स्टार्टिंग में ये वॉर स्टार्ट हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, तो जर्मनी ने फ्रांस एंड बेल्जियम को ऑक्युपाई कर लिया। तो एक तरीके से देखा जाए स्टार्टिंग में जर्मनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर में रहा, लेकिन ये जो सिनेरियो है ये चेंज तब हुआ जब अलाइज पावर को यूएस ने एंटर किया 1917 में। जब अलाइज पावर में यूएस की एंट्री होती है तो उसके बाद जो है वो पूरा गेम ही चेंज हो जाती है और जर्मनी जो है वो हारने लगता है। एंड फाइनली फिर जो अलाइज पावर है वो 1918 में जीत जाते हैं और जो जर्मनी है वो हार जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और वॉर में हारने के बाद जो एम्परर थे उन्हें अपने सिंहासन छोड़ने पड़े और जैसे ही एम्परर्स ने अपने सिंहासन छोड़े तो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो जर्मन पॉलिटी को फिर से रिकास्ट करें। तो एक नेशनल असेंबली रखी गई वेइमार में और फिर इस नेशनल असेंबली ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर्स बच्चों होता है कि एक कंबाइंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और स्टेट गवर्नमेंट भी हो। तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया वाइमार में विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। डिप्यूटीज़ को इलेक्टेड किया गया जर्मन पार्लियामेंट में। डिप्यूटीज़ क्या होंगे? वो पर्सन जो सुपीरियर के एब्सेंस में इलेक्ट किए जाएं एज ए सुपीरियर्स। अब ऑब्वियस अगर एम्परर्स ने सिंहासन छोड़ दिए तो कोई तो सुपीरियर होना चाहिए था ना कंट्री को चलाने के लिए। और जर्मन में जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहा जाता है? रीस्टैग। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जो रशिया की पार्लियामेंट थी उसे क्या कहा जाता था? ड्यूमा। ओके। और ये जो डिप्यूटीज इलेक्ट किए गए वो इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स के बेसिस पे इलेक्ट किए गए, जिसमें जो है सभी अडल्ट्स ने इंक्लूडिंग वुमेन ने भी वोट दिए। लेकिन ये जो रिपब्लिक, ये जो वाइमार रिपब्लिक बनी, इसे जो है वहाँ के लोगों ने वेलकम नहीं किया। अब इस वेमार रिपब्लिक को क्यों लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसके बहुत से कारण थे और सबसे मेन रीज़न ये था कि जो वाइमार रिपब्लिक थी उन्होंने
पीस ट्रीटी, जो वर्साइल की पीस ट्रीटी थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और वहाँ के जो लोग थे, जर्मनी के जो लोग थे, उनका मानना ये था कि ये पीस ट्रीटी एक्सेप्ट करके वेमर रिपब्लिक ने बहुत ही गलत किया। उन्हें ये पीस ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके जो रूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थे। और इस ट्रीटी ने जर्मनी को बहुत ही बुरी कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया था। और इसी कारण हिटलर को भी गुस्सा आ गया था कि एक तो हमारी कंट्री हार गई और फिर इन्होंने इतनी हार्श ट्रीटी साइन कराई। क्योंकि लोगों का मानना था कि ठीक है, वॉर में तो हारे ही हारे, लेकिन उसके बाद जो डिस्ग्रेस जर्मनी को आया है वो सिर्फ और सिर्फ वाइमार रिपब्लिक की वजह से आया है, क्योंकि उन्होंने ये पीस ट्रीटी साइन कर दी। लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वाइमार रिपब्लिक को ये पीस ट्रीटी साइन करनी ही थी। अब बच्चों, हम जानेंगे कि इस पीस ट्रीटी में ऐसा क्या था कि इसे एज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी भी कंसीडर किया गया। तो क्या था कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो जर्मनी था, उसकी जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी उसने वो भी लॉस्ट कर दी। जैसे कि बच्चों, जो इंडिया पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, ऐसे ही जर्मनी की भी कुछ ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी जो कि लॉस्ट हो गई इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। और 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन भी लॉस्ट हो गई, यानी कि 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज जब लॉस्ट हुई, तो ऑब्वियस है अगर कोई भी टेरिटरी छीन ली जाती है तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी उसी के साथ चली जाती है ना। तो इस तरीके से वो 1/10 जो पॉपुलेशन थी जर्मनी की वो भी उनसे छीन ली गई। 13% ऑफ टेरिटरीज़ की जो बात की जा रही है, तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी बुक में एक मैप दिया गया है। ये जो मैप है ये जर्मनी का है आफ्टर द वर्साइल ट्रीटी। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो लाइट येलो शेड में ये जो पार्ट है, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ये जो है ये वो लैंड है जो जर्मनी से छीन ली गई थी। देन ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा एक यहाँ पर एंड यहाँ पर, ये वो लैंड है जो अंडर द लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल रखी गई। जैसे कि आप अभी के टाइम की बात करो तो यूनाइटेड नेशन जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही ये लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इतनी लैंड को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। ठीक है। एंड ये जो आप लैंड देख रहे हैं राइन लैंड, इसे डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया। डीमिलिटराइज्ड यानी कि यहाँ से जो मिलिट्री थी उसे हटा दिया गया, वो इसीलिए कि ताकि जो जर्मनी है वो दोबारा अपना रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुकी थी ना, तो अलाइड पावर को लगा कि वो कहीं अपना रिवेंज ना ले लें, तो वो फिर से हम पे अटैक ना कर दें, इसलिए उन्होंने इस एरिया को, जो कि फ्रांस के पास में आता है, इस एरिया को उन्होंने डीमिलिटराइज जोन कर दिया। और साथ ही साथ 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल, ये फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया द्वारा छीन लिया गया जर्मनी से। देखो बच्चों, जब उसकी टेरिटरीज छीनी गई तो ऑब्वियस है जिन एरिया से आयरन कोल प्रोड्यूस होता था वो भी छीन लिए गए। तो इससे जो है जर्मनी को काफ़ी लॉस होने लगा। ऑब्वियस है पहले ही वो वार में पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वीक हो चुकी थी। एक ही तरीका था उनका इकोनॉमिक कंडीशन से को फिर से रीबिल्ड करने के लिए, लेकिन जब उनकी इतनी टेरिटरीज को छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को रीबिल्ड कर सकते थे, वही चीज़ें उनसे, वही रिसोर्सेज उनसे छीन लिए गए। तो इससे जो है जर्मनी बहुत गुस्से में आ गया था। जो हिटलर थे वो भी इसी बात से काफ़ी गुस्से में आ गए थे कि एक तो हम वार में हार गए और दूसरा हमसे ऐसी ट्रीटी साइन करा दी जिससे हम बिल्कुल ही डूब गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया सो दैट उनकी जो पावर है वो कमज़ोर हो जाए, वो वीक पड़ जाए। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर। अब जो वॉर गिल्ट क्लॉज क्या था बच्चों, कि इसके अकॉर्डिंग जो भी वार के दौरान जिन कंट्रीज़ का जो नुकसान हुआ वो सारा जर्मनी पेनल्टी देगा।
जर्मनी को फोर्स किया गया कंपनसेशन देने के लिए, कितना, $6 बिलियन। और जब जर्मनी फेल होने लगा अपने कंपनसेशन देने में, तो फ्रांस ने क्या किया, जो रीनलैंड मैंने आपको दिखाई थी मैप में, जो डीमिलिटराइज जोन रखी हुई थी एलाइड पावर ने, वो फ्रांस ने ऑक्युपाई कर दी। और यही सारे कारण थे कि क्यों जो जर्मन्स थे वो वाइमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, जो डिफीट हुई वॉर में और जो डिस्ग्रेस आया वर्साइल ट्रीटी साइन करने के बाद जर्मनी में, उस सब के लिए वाइमर रिपब्लिक को ही वो रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। और इस यही वजह थी कि लोगों ने वाइमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।